मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि मैं 77, 78, 79 में मिजोरम में था, और वहाँ से चिटागोंग हिल्स और म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर था, और फिर 96 टू 99 मैं असम के अंदर स्पेशली डुबरी, कोकराझार, बुगाई गांव, जब ये प्रॉब्लम चली हुई थी उल्फा और एनडीएफबी की। हम्म। और उसके बाद मैं जो मेघालय के अंदर जो डोकी है, जो गारो हिल्स का, वहां पर भी 1.5 साल रहा, और 1 साल मैंने कोर्स भी किया बांग्लादेश में। तो मैं ये कुछ एक बातें बताऊंगा जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। बांग्लादेश एक बहुत विचित्र देश है। अगर हमने ये सोच लिया कि बांग्लादेश के अंदर ये टेम्परेरी है, तो शायद हम गलत जा सकते हैं, क्योंकि 1975 के बाद ही वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट दोबारा पैदा हो गए थे। और ये दुख की बात है कि जो शेख हसीना की जब गवर्नमेंट आई 2009 में, उन्होंने एक प्रकार से इनको कंट्रोल किया। और सबसे अच्छा शेख हसीना की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंट ग्रुप थे, चाहे वो उल्फा था, एनडीएफबी था, पीएलए था, एनएससी एनआईएम था, एनएससी खपलांग था, इनकी सबकी बेसिस जो थी वो ज्यादातर चिटागोंग हिल में थी। पहले वो कुछ भूटान में भी थी उल्फा की, वो बस्ट किया हमने 1998 99 में, और वो फिर चली गई बांग्लादेश में। मगर शेख हसीना की गवर्नमेंट आने के बाद इनको वहां से खदेड़ दिया गया, और ये राजकोवा जो उल्फा के नंबर 2 थे उसको पकड़ के भारत को दे दिया। प्रवेश बरुआ वहां से भाग गए थे। कहने का मतलब यह है, अगर नॉर्थ ईस्ट में शांति आई थी तो इसका श्रेय शेख हसीना को भी जाता है, क्योंकि उसने जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी थी बांग्लादेश में बिल्कुल खत्म कर दी थी। हम्म। मगर कहीं ना हम नहीं आया, 3 टेन्योर हो गए थे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ओपोजिशन काफी हद तक कमजोर थी, इलेक्शन नहीं हुए, और एकदम जो कि अमेरिकन डीप स्टेट ने कराया, और वो जो मोहम्मद यूनस है वो एक इलीगल गवर्नमेंट है, क्योंकि शेख हसीना रिजाइन करके तो नहीं आई। मगर अब सिचुएशन क्या है, अभी हम देखना पड़ेगा। ये जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, ये मैं मानता हूं बीएसएफ के साथ कोऑपरेटिव थे, मगर अभी कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको अपनी गवर्नमेंट के साथ चलना है। आज मोहम्मद यूनस की जो गवर्नमेंट है वो तो जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन के कहने पे चलती है। वहां तो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। हमें इसको, बांग्लादेश को लैंड लॉक कंट्री नहीं, इसको इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है, क्योंकि 93% इसका बॉर्डर भारत से मिलता है। और बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो बॉर्डर है 4,000 किलोमीटर से ज्यादा, जैसे आईजी साहब बता रहे थे कि जी। 3200 किलोमीटर की फेंस बनेगी। 800-900 किलोमीटर जहां नदियां जा रही हैं, नाले जा रहे हैं, वहां पर फेंस नहीं बन सकती, और अभी भी पोरस है। वहां से ड्रग्स आती हैं, वहां से वेपन एम्यूनिशन आता है। और ये क्या करते हैं मैं बताता हूं, एक मेघालय में क्या कार्रवाई करते थे। ये 200 के करीब लोग इकट्ठे होते हैं, 15-20 आपके बीएसएफ के साथ उलझ जाएंगे, 180 के करीब अंदर आएंगे, 4-5 पेड़ काटेंगे और 3 घंटे में वापस ले जाएंगे, क्योंकि इतनी पावर्टी थी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की इकोनॉमी और भारत में इतना फर्क था कि वहां से स्मगलिंग भी होती थी, वहां से गुड्स भी आते थे। और ये जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश पहले बीडीआर थी, ये एक प्रकार बोरा साहब ने बहुत अच्छा बताया कि कहीं ना कहीं ये टेम्प्टेड हो जाते थे और ये आने देते थे। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में 3 प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर से एक तो रोंगिया आने का बहुत डर है। 9 से 10 लाख के करीब रोंगिया कॉक्स बाजार में बैठे, और शेख हसीना ने उसको बांग्लादेश के अंदर नहीं आने दिया। अब वहां आईएसआई उनको ट्रेन करिए, भारत में पुश करने की कोशिश होगी। और बाकी जो एलिमेंट जेलों में थे उनको भी छोड़ दिया मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने, जो कि एक प्रकार से टेररिस्ट एलिमेंट थे, वो आएंगे। ड्रग्स आएगी, आपका इलीगल आपके पास करेंसी आएगी, और वो एलिमेंट ट्राई करेंगे कि जो भारत के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत हानिकारक हो सकते हैं। नहीं, तो ऐसे ये कैसे आ सबसे जाएंगे बड़ा सर? step है। सबसे नहीं, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत मजबूत है, और मैं यही कह आएंगे रहा तो हूं फिर विवेक। और आएंगे तो फिर वापस उसी रास्ते जाएंगे। देखो विवेक, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमने ये गलती की है। मैं बीएसएफ को कहता हूं इससे अच्छी कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं हो सकती, बहुत अच्छी तरीके करें, मगर कुछ ग्राउंड की प्रॉब्लम हैं। इसी प्रकार से 3 से 4 करोड़ के करीब बांग्लादेशी भारत के अंदर आ चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो उसका रीजन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी था। उसका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन बांग्लादेश की किसी समय अच्छी नहीं थी, और जी, भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी थी। असम के अंदर इलाका खाली पड़ा था, कुछ बंगाल में, ठीक है, मैं तो ये सूद सर आए। का रिएक्शन लेता हूं। मगर जी। ये मैं कहता हूं अभी भी कि जो बीएसएफ है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट
बॉर्डर गार्डिंग फोर्स और बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर हमें चैलेंजेस को देखते हुए बिल्कुल चैलेंजेस है सर, बेस्ट इन वर्ल्ड है सर, वैसे बेस्ट इन वर्ल्ड, लेकिन चैलेंजेस हैं। सूद सर इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? क्या उधर सावधानी अब ज्यादा बरतने की आवश्यकता है, अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है सर? जी बिल्कुल चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है जो हमारी फोर्स का उस सीमा से, खासतौर पर ईस्टर्न सीमा से रिपीटेड विड्रॉल होता है, उसकी वजह से बॉर्डर पर बहुत विजिल कम हो जाती है। अभी भी जैसे हमारी तकरीबन 140 कंपनियां, यानी कि तकरीबन 20 बटालियन के करीब हमारी मणिपुर में डिप्लॉयड है। तो ये ज्यादातर ये लोग ईस्टर्न फ्रंटियर से ही आई हैं। पीछे इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के समय में 3-4 महीने पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन, फिर कश्मीर के इलेक्शन, फिर महाराष्ट्र के इलेक्शन, इस तरह से करके 5-6 महीने तक काफी फोर्स वहां से विड्रॉ रही। तो इससे बॉर्डर के ऊपर विजिल बहुत कम हो जाती है। तो जो फेंस्ड बॉर्डर है, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं, वहां से भी वो लोग उसको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। रिवराइन बॉर्डर तो एक्सप्लॉइट करते ही करते हैं, पर वहां से भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। हालांकि रिवराइन बॉर्डर्स पे बीएसएफ की वाटर विंग अच्छी तरह से पेट्रोलिंग करती है। तो ये चैलेंज है एक बीएसएफ के लिए कि वहां पर जो बार बार ट्रूप्स का रिडक्शन हो जाता है, उसके बावजूद बॉर्डर को किस प्रकार मैनेज करे। तो मेरा एक इसमें सुझाव है कि ईस्टर्न बॉर्डर्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, जिससे कि वहां से विड्रॉल ना किया जाए, और इसके लिए इन सब कामों के लिए ऑल्टरनेटिव तरीके अपनाए जाए। इसके अलावा बीएसएफ का जो जवान है वो बहुत हार्ड प्रेस्ड है, वो 14, 15, 16 घंटे की ड्यूटी करता है, और हमारी फोर्स में जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, वो बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं है। हमारी बॉर्डर गार्डिंग मैन पावर इंटेंसिव है। जो जवान रात में ड्यूटी करता है वो फिर 6 घंटे बाद दोबारा ड्यूटी पे आ जाता है। तो इस प्रकार ये सब चैलेंजेस हमारे फोर्स को फेस करने पड़ते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है, जिससे कि वहां से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन वहां से रोकी जा सके। इंपॉर्टेंट बात है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और मुझे लगता है कि आपकी ये बात सरकार तक भी पहुंचेगी, गृह मंत्रालय तक भी पहुंचेगी, और इस पर काम किया जाएगा। लेकिन मैं वोरा सर से एक सवाल जल्दी से लेना चाहता हूं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। वोरा सर, पाकिस्तान के मामले में हमने बहुत पेशेंस का परिचय दिया, और एज अ यंगस्टर, एज अ न्यू जनरेशन, हमारे पास इतना सब्र नहीं है सर। हम बांग्लादेश को एक और पाकिस्तान बनता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो तत्काल इलाज क्या हो सकता है सर? चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो फोर्सफुली हो, चाहे वो पावर से हो, जैसे भी हो सर, इलाज चाहिए सर। ये यूनुस को एक और शाहबाज बनते नहीं देख सकते, एक और आईएसआई पनपता हुआ नहीं देख सकते। ईस्टर्न आईएसआई, वेस्टर्न आईएसआई, 2 आईएसआई बैठ जाए हमारे मुंह पे आके। सर आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। मैं 73 साल का हूं, आप मेरी आधी उम्र से भी कम के हैं। आई अंडरस्टैंड जो जुनून आप में है वो मुझ में भी था। बट लेट मी टेल यू वन थिंग सर, ये जो बात कर रहे हैं बांग्लादेश इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, हमारे पास एक मिसाइल है सूद साहब, जनरल साहब, उसको कहते हैं फरक्का वाटर एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट हमने साइन किया था 1976 में, 75 में हमने वो फरक्का बराज बनाया था कि गैंजीज रिवर सिस्टम का पानी यहाँ पे आ जाए, ताकि हम कोलकाता पोर्ट की जो नेविगेबिलिटी है, क्योंकि वहां सिल्टिंग चल रही थी, उसको मेंटेन करें। ये ट्रीटी एक्सपायर हो रही है सर दिसंबर 2026 में, अगले साल। ना रिन्यू किया, पता लग जाएगा मोहम्मद यूसुफ खान को कि क्या हम कर सकते हैं। दिस विल बी अ नॉन वायलेंट डिसीजन। भारत लेगा कि ये पानी हमारा है, और हमने 1975 में बनाया, 76 में गुडविल के तौर पे आपको आने दिया। अब हम ये नहीं करेंगे। उस बेवकूफ को किसी ने बताया नहीं है कि भारत ये कर सकता है। मुझे पता नहीं हम करेंगे कि नहीं, लेकिन अगर मुझे डिसीजन लेना होता मैं ये आवश्यक करता, ताकि इनको सबक मिले। और फिर अगर ये भिड़ना चाहते हैं, उस नॉन वायलेंट जो एक्शन हम लेंगे उसको काइनेटिक बनाना चाहते हैं, भिड़ना चाहते हैं, तो फिर आ जाओ जनरल सिवाच की
जैसे हमारे पास बहादुर जाबाज सिपाही बैठे हैं, सूद साहब जैसे लोग बैठे हैं, फिर उनको सबक सिखाइए। ये मेरा मानना है कि हम इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर? जल्दी से इसका इम्पैक्ट बता दीजिए, जो बात आप कह रहे हैं, अगर ये एक्शन लिया गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर? अगर इसका इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं, सारा पानी हम उनके लिए बंद कर देंगे, भूखे मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। दैट्स बेसिकली द इशू। सिवाद सर, क्या सोल्यूशन लगता है आपको? हाँ, देखो, मैं बिल्कुल ये जो दीपक साहब बता रहे हैं कि हर तरीका आपको अपनाना पड़ेगा और डिप्लोमेट्स का जो पहला तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि बांग्लादेश अगर हमारे से चला जाता है, दूसरी तरफ जाता है, तो भारत के लिए अच्छा नहीं। पर बांग्लादेश की काबिलियत और क्षमता मैं बताता हूं कि अगर आप बांग्लादेश देखें, अरकान जो रखाइन प्रोविंस में है, अराकान आर्मी ने 250 किलोमीटर का इलाका जीत लिया है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये अराकान से लड़ पाए, ये भारत से क्या लड़ेंगे। मगर दुख की बात यह है, ये प्रॉब्लम क्या डाल सकते हैं, आईएसआई का गढ़ बन जाएगा, जो वहां से चीन आ जाएगा और उससे भारत की सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी। मगर मैं लगता है इकोनॉमिक हमारे पास होल्ड ज्यादा है। डिप्लोमेट